तो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस तरह का रिएक्शन होगा। देन अब हमारे पास क्या है कि जो मेटल्स हैं व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स, अगर मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो किस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे। जब भी मेटल बच्चों एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो फॉर्म करेगा सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसकी जो बेसिक इक्वेशन है ये आप दिमाग में रख लीजिए। मेटल, कोई एसिड लिया, आपने रिएक्ट करवाया, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और साथ क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो ये मेटल का एग्जांपल हो गया जिंक। एसिड ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और जब हमने इसका रिएक्शन करवाया हमारे पास आ गया ZnCl, और ये साथ क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया। अब बच्चों आपको इस टॉपिक में से क्या आ सकता है, आपको सिर्फ मेन चीज़ याद रखनी है अबाउट द नाइट्रिक एसिड। ये वर्ड देखिए, नाइट्रिक एसिड, ये एक एसिड होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसके बारे में खास बात ये है कि जब भी नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा बेटा वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा ही नहीं, ठीक है। वो हाइड्रोजन गैस ना बना के क्या रिलीज़ करेगा, वाटर रिलीज़ करेगा, या वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ कर सकता है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर सकता है। तो इसकी आपको एक ही एग्जांपल दिमाग में रखनी है कि क्यों नाइट्रिक एसिड जो होता है, अगर सभी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं प्रोडक्ट में, तो नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आप पेपर में इसको लिखाएंगे ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका क्वेश्चन जो है यही कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज HNO3 नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बेटा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये नहीं है, ये अब मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगी जो कि आपको पेपर में इस क्वेश्चन के साथ लिख के आनी है। वो आपकी कुछ इस तरह से है, सोडियम के साथ हमने रिएक्ट करवाया है HNO3, हमारे पास प्रोडक्ट, मेरे पास आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे रख ली हूँ, हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया NaO सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस NO2, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होने देता, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वाटर बन जाता है। तो ये आपको इक्वेशन जो है इसके साथ एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है जिसमें हम 2 तरह के एसिड डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिनकी रेशियो होगी 3:1, मतलब 3 पार्ट्स हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट हम डालेंगे नाइट्रिक एसिड का। तो ये एक ऐसा एसिड होता है, रॉयल वाटर होता है, जिसमें गोल्ड भी जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। एंड एक्वा रेजिना जो होता है हाईली कोरोसिव होता है, और ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है, और इसमें गोल्ड और प्लैटिनम जो बहुत ही प्रीशियस हमारे मेटल्स होते हैं वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको रॉयल वाटर बोला जाता है। जब भी आप किसी गोल्ड ज्वेलर के पास जाते हैं, और आपने देखा होगा अपनी मदर्स को कि वो पुरानी ज्वेलरी, जो पुराना गोल्ड होता है उसको न्यू करवाने के लिए, वॉश करवाने के लिए देते हैं, तो वो किस वाटर में डालते हैं, वो इसी सॉल्यूशन में डालते हैं जिसको एक्वा रेजिना बोलते हैं। बेटा अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्या होता है या कैसे होते हैं मेटल्स रिएक्ट करते हैं जब किसी अदर सॉल्ट्स के साथ, तो क्या होगा। बेटा यहाँ पे हम ना कुछ रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स के बारे में। सो यहाँ पे हमने देखा है, ये हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है जो विच इज़ इन ब्लू इन कलर, उसमें हम आयरन की नेल को डिप करेंगे, और 1 to 2 आवर्स के बाद हम देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर है इट टर्न्स इनटू फेड ग्रीन कलर। तो ऐसा क्यों हो गया, सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लू कलर क्यों कन्वर्ट हो गया, और आयरन की नेल भी जो है उसकी शाइन जो है वो ख़त्म हो गई है, तो ऐसा क्यों। तो जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि वो एक तरह से एक ही रेशो से नहीं रिएक्ट करते, कुछ तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ स्लोली रिएक्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे, हमने इस तरह के मेटल्स के लिए एक हमने सीरीज़ बना ली है। सो बहुत सारे मेटल्स को स्टडी करके हमने ये एक बॉक्स बना रहे हैं विच इज़ टेबल 3.2 एक्टिविटी सीरीज जिसको बोलते हैं, और ये आपको याद रखना है। अब पहले तो ये देखिए, ये मेटल ए, हमारे पास कोई भी मेटल ए है
जब हमने इसको रिएक्ट करवाया सॉल्ट सोल्यूशन के साथ विच इज़ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन ए प्लस मेटल बी। इसको हम एक इक्वेशन की हेल्प से समझेंगे अभी। सबसे पहले हमने मेटल ले लिया, हमारे पास है Fe, सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब देखिए क्या होगा, ये जो Fe है ना, ये हाई रिएक्टिव है। इसको कहाँ से हम देखेंगे, आपको ये टेबल लर्न करना पड़ेगा। Fe देखिए, Fe यहाँ पे आ रहा है और हमारे पास कॉपर नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे हम और टॉप से डाउन की तरफ जाएंगे रिएक्टिविटी कम होते जाएगी। यहाँ पे हाई रिएक्टिव है, यहाँ पे लो रिएक्टिव है। देखिए गोल्ड रिएक्ट नहीं ना करता एयर के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऊपर टॉप मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे नीचे जैसे हम जाते हैं कि रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ज़रा अपने माइंड को स्विच करिए। फेरस जो है वो हाई रिएक्टिव है, इसको आप ऐसे समझिए इसके पास ज़्यादा पावर है। अब इसने इस कॉपर को कर दिया नॉकआउट। नॉकआउट मतलब इसको निकाल दिया यहाँ से, उसकी जगह पे खुद ले ली और उसको अलग कर दिया। देखिए जब ये उसकी जगह पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा FeSO4 और हमारे पास कॉपर क्या पड़ जाएगा, कॉपर अकेला पड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर आपको चैप्टर 1 याद हो तो। और ये किस बेसिस पे हुआ, ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे हुआ। क्यों, क्योंकि आयरन जो था वो ज़्यादा पावरफुल था। देखिए वो ऊपर आ रहा ना, लेकिन अगर ये रिएक्शन इस तरह से होता ना, तो बेटा ये भी पॉसिबल है एक्चुअली। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से लिखते, देखो इसको रिवर्स करके हम लिखते तो ये पॉसिबल नहीं था। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो नीचे आ रहा है। कॉपर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आयरन को नॉकआउट कर सके, लेकिन आयरन के पास इतनी पावर है वो कॉपर को नॉकआउट कर दे और खुद उसकी जगह पे बैठ जाए और उसको अकेला कर दे। तो इस तरह के रिएक्शंस जो होते हैं वो रिएक्टिविटी बेस्ड होते हैं। तो ये आपको टेबल इसके लिए सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। Students, now next topic is, which is on page number 46, how do metals and non-metals react? कैसे मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले तो हमें आपको मैंने पहले बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अब चलेंगे क्लास 9 की तरफ। ये देखिए ये चीज़ें हैं नोबल गैसेस जिनका शेल्स जो है वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। ये कुछ मेटल्स के नाम हैं जिनके एटॉमिक नंबर आपको दिए गए हैं। ये कुछ नॉन मेटल्स की नेम है जिनके आपको एटॉमिक नंबर गिवन है। और बेटा ये भी टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए। देखिए बेटा अब हम टॉपिक करेंगे विच इज़ ऑन पेज नंबर 47, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम बुक वाली सेम एग्जांपल लेंगे जिसमें उन्होंने लिया है सोडियम एंड क्लोरीन। तो अब हम क्या करेंगे, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम जिसका सिंबल होता है Na एंड क्लोरीन जिसका सिंबल होता है Cl। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11 एंड क्लोरीन इज़ 17। अब अगर हम इसकी KLM शेल के करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करें तो ये आ जाएगा 281 287। अब देखिए बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हर जो एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। देखिए ये स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स मोर चाहिए ताकि वो 8 बन जाए यहाँ पे, और इसको 1 चाहिए। इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 7 को गेन करने से तो अच्छा है कि वो इसको लूज़ कर दे। लूज़ कर देगा तो इसके पास 2 8 की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये नंबर्स होते हैं फिक्स, के पास 2 नंबर होते हैं, मीन्स के ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के शेल में। एल के पास होते हैं 8, कि ज़्यादा से ज़्यादा 8। ये तो फुली फिल्ड है, लेकिन ये तो है अनस्टेबल है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब ये 8 हो जाएगा, और ये चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो ही ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इनका बॉन्ड फॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं
आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे हम। आयनिक बॉन्ड का मतलब है जो बॉन्ड हम फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा टॉपिक समझने वाला है आपको, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम लगाऊंगी ज़्यादा। देखिए ये मैंने लिखा पहले सोडियम। सोडियम के पास कितना लास्ट वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन, अब क्लोरीन देखो अलग अलग है ना नाम, तो इसको मैं डॉट नहीं लगाऊंगी, इसके लिए हम क्रॉस रख लेते हैं साइन। 7 है इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके पास ये स्पेस खाली है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे दें तो क्या होगा? हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा NaCl। जब भी हम कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो उसके पास पॉजिटिव साइन आता है। देखिए ये लूज़ कर रहा है, इसके पास आ गया पॉजिटिव साइन। क्लियर? अब ये गेन कर रहा है, जो गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। ये देखिए, तो इस तरह से हमने क्या बना दिया? हमने बना दी आयनिक बॉन्डिंग। अब देखिए ये देखिए सोडियम जो था ना उसके पास इलेक्ट्रॉन भी इतने थे और प्रोटॉन्स जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी इतने थे। अब क्या कर दिया इसने? इलेक्ट्रॉन को तो कर दिया लूज़ कर दिया ना उसने, क्लोरीन को दे दिया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने? 11। इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आया कि उसके पास पॉजिटिव अब ज़्यादा हो गए। आपको पेपर में पूछ सकते हैं, दोबारा से देख लीजिए। सोडियम के साथ पॉजिटिव का साइन क्यों आया है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम होते हैं। जब उसने इलेक्ट्रॉन ही तो लूज़ किया, प्रोटॉन थोड़ा लूज़ किया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। उसके पास 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 क्या है? प्रोटॉन्स। क्लियर? आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं और आपको इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो बेटा मैंने अभी आपको फॉर्मेशन समझा दिया आयनिक बॉन्ड का, कि इनके ऊपर चार्जेस कैसे आए हमने ये भी समझ लिया, ये कैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हमने ये भी समझ लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 48 पे, और कोई बॉन्ड समझेंगे नेक्स्ट वाला। देखिए बच्चों यहाँ पे उन्होंने मैग्नीशियम और क्लोरीन लिया है। अब देखिए मैग्नीशियम का हमने चेक किया, एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 8 एंड 2। अब मैग्नीशियम चाहते हैं कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर दे, सो दैट वो कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगी, उसकी स्टेबल हो जाएगी, या वो चाहता है उसके पास 6 आ जाए, विच इज़ इम्पॉसिबल। लूज़ 1 या 2 वो लूज़ या गेन कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ लूज़ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, ना गेन कर सकते हैं, ये आप याद रखिए। क्लोरीन का होता है 17 287 और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मैग्नीशियम तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? हम क्लोरीन 2 लगा देंगे। मैग्नीशियम है ना, ये देखो 2 थी ना उसकी, उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, तो तभी तो इसके पास ऊपर आ गया 2 पॉजिटिव, किसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? लूज़ कर दिया। और आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर लूज़ करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव का साइन। अगर गेन करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव का साइन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं अभी। तो इस तरह से बॉन्डिंग जिसमें मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, या इस तरह के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब पेपर में क्वेश्चन बड़ा आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की, तो अब हम वो देखेंगे पेज नंबर 49 पे। बेटा पेज नंबर 49 पे आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, फिजिकल नेचर कैसा होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब भी कोई चीज़ हम लूज़ करके या गेन करके बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लूज़ कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जनरली इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है हमें तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखिए, फोर्सेस ज़्यादा होती है ना, तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत ज़्यादा हाई।
क्लियर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बॉन्ड चाहिए कि हम उनकी अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकें, और अट्रैक्शन ब्रेक होगी तभी कोई चीज़ मेल्ट करेगी या वो बॉयल करेगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है पानी में मिक्स हो जाना। ये कंपाउंड जो होते हैं ये जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ईजिली पानी में घुल जाते हैं। जैसे सॉल्ट, जो खाने वाला नमक होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, वो पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये ऑयल्स में डिसॉल्व नहीं हो पाते जनरली, ये इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन ऑयल, पेट्रोल में। अब नमक को ना अभी तेल में आप केरोसिन ऑयल में या पेट्रोल में सॉल्युबल करवा के, डिसॉल्व करवा के देखना, वो नहीं डिसॉल्व होगा। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आयंस होते हैं, देखिए सबसे पहले नेगेटिव चार्जेस हैं ना, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ये करेंगे, क्योंकि इनमें आयंस होते हैं। दे कंटेन्स आयंस, जिसमें आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ही करेगा। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये क्या करेंगे, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया कि वो आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन जैसे वो लिक्विड स्टेट में आएंगे, लिक्विड स्टेट में आपको पता है पार्टिकल्स मूव करते हैं रैंडमली, ठीक है, उनके पास लेस फोर्सेस होती हैं। लिक्विड स्टेट या जिसको हम मोल्टन स्टेट बोलते हैं, उस स्टेज में जब वो होंगे तब आयनिक कंपाउंड जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, क्योंकि मोल्टन स्टेट में उनके पास जो चार्ज आयंस होते हैं वो फ्री होंगे। लेकिन सॉलिड फॉर्म में तो टाइटली बाउंड होते हैं चार्जेस, इसलिए वो जो है कंडक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, पेज नंबर 49 के आगे जितना भी है, ये हमारे CBSE ने कोविड के चलते, ये कोरोना वायरस के चलते ये टॉपिक्स जो हैं वो कट कर दिए हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ तक ही करना है जहाँ तक मैंने आपको भी करवाया। क्वेश्चंस को देखिए, आई होप ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे, ये भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने आयनिक कंपाउंड्स का क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि दे हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एंड ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन बनाइए, आप बनाइए और मुझे बताइए कि आपसे ये सॉल्व हुए या नहीं हुए। थैंक यू सो मच।